सिमज में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमारी छात्रों की प्रतिभा को राज्य के जो वरिष्ठ नीति निर्माता हैं, विश्वविद्यालय के जो कर्ता धर्ता हैं या जो उनके सबसे बड़े संचालक होते हैं, ऐसे लोगों ने आकर के छात्रों की प्रतिभाओं को देखा है और उनको प्रोत्साहित किया है। आज एक ऐसा ही सुंदर अवसर है। आज इंडस्ट्री से प्रतिनिधिगण आए हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधिगण आपके बीच, आपके सहपाठियों को जिन्होंने इंटरव्यू में कैंपस इंटरव्यू में पास किया है, जॉब उनको आज ऑफर लेटर दिया जाएगा। और साथ ही साथ विप्रो कंपनी में भी 125 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो फाइनल राउंड में प्रवेश कर गए। और कंपनी का कितना अच्छा ये एक पहल है कि कंपनी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि छात्रों को वो सारे हम लोग पॉइंट्स एक्सप्लेन करें जिसके कारण उनका सिलेक्शन होता है, या वो गलतियां क्या हो सकती है जिसको वो ध्यान दें ताकि उनका सिलेक्शन रुक ना जाए। तो अधिक से अधिक छात्र चयनित हो सके, इसके लिए कंपनी से खुद बैंगलोर से एचआर पटना चल के आए हैं। ये कॉरपोरेट कैंपस कनेक्ट, यानी कैंपस और कॉरपोरेट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने का कार्यक्रम। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर महोदय हैं, उन्होंने अपनी सहभागिता दी। और इंडस्ट्री से जोड़ने की पहल है, इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपनी सहभागिता दी। ये एक बहुत सुंदर आयोजन है और ये बढ़ते हुए बिहार का एक प्रतीक है ये। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बिहार में उद्योग लगे, बिहार का नौजवान जो है वो सिर्फ जॉब को डिमांड ना करे बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, इसके दिशा में काम हो। इस पर हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, इनकी एक डायनेमिक सोच है और उस डायनेमिक सोच के साथ ये सतत उस कार्य में क्रियाशील हैं। और सबसे अच्छी बात, ऐसा उद्योग मंत्री जो एक उद्यमी की दर्द को, उद्यमी की पीड़ा को समझ सके, ये बिहार में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। और समीर महासेठ जी, चूंकि इन्होंने अपने जीवन में खुद से उद्यम किया है, ये किसी सरकारी जॉब के आश्रय या कोई नौकरी दे देगा और अपना घर चला लेंगे, उस आश्रय नहीं बैठे, या राजनीति में ये पेशा के रूप में नहीं आए कि राजनीति से कुछ कमा लेंगे। इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया, अपने उद्योग लगाए और अपने आज इनके उद्यमों में पटना और पटना के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, हर माह वेतन देते हैं। और राजनीति इनके लिए आय का माध्यम नहीं है, राजनीति इनके लिए सेवा का माध्यम है। और एक उद्यमी को कहां कहां दर्द होता है, एक उद्यमी जब सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हुए थक जाता है, क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा को श्री समीर महासेठ जी समझते हैं, इसलिए उसको दूर यही कर सकते हैं। तो चूंकि इन्होंने एक लंबा जीवन उद्यम का, और उद्यमी बहुत परेशानियां झेलता है, उद्यम की परिकल्पना से लेकर के उद्यम को स्थापित करना और संचालन करना, रास्ते में जय नर उद्यमी लक्ष्मीता की चेरी, यानी कि जब आप उद्यम करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आपको माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, वरदान आपको मिलता है। लेकिन बहुत साहस करना होता है और इसी साहस की आवश्यकता बिहार की नई पीढ़ी को है। और वो बिहार की नई पीढ़ी जब ये साहस करे, जब हिम्मत करे, अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात करे, तो उसको साथ देने के लिए, उसको हौसला देने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए अगर समीर महासेठ जैसा एक गार्जियन, एक अभिभावक उद्योग मंत्री के रूप में बिहार को मिल जाए, तो बिहार के लिए ये एक स्वर्ण युग होगा, ये एक स्वर्ण काल होगा। और बिहार की औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के आगे बढ़ने की जो एक सोच है, एक सपना है, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार का नौजवान उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं होगा, उसी उचित रूप से शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारी मेधा शक्ति और हमारी छात्र युवा शक्ति में कौशल का समावेश नहीं होगा, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक औद्योगिक रूप से समृद्ध बिहार का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इस दिशा में छात्रों को प्रोफेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह जी,
तो वो आज इस कार्यक्रम में आए, इस बात का प्रतीक है कि इस जरूरत को वो समझते हैं और अपने उद्बोधन में वो वोकेशनल छात्रों के लिए किस तरह के विचार, किस तरह के उनके मन में परिकल्पना है, किस तरह के उनके मन में जो वो अलग अलग निर्णय लेने वाले हैं, इसके बारे में वो आप लोग के बीच अपनी बात को रखेंगे। पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं, आपने अपने कीमती समय में से आज समय निकाला। आज विश्वविद्यालय में कई सारी मीटिंग है, मुझे भी AISHE की मीटिंग होने वाली है, आज ऑनलाइन पूरे सारे के सारे कॉलेज जुड़ेंगे, उसमें भाग लेना है। तो लेकिन इस व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाला सर ने, बहुत बहुत सर का अभिनंदन है। ऐसे ही कुछ अवसर होते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावक, हमारे जो विश्वविद्यालय के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वे हमें आ करके हमें प्रोत्साहित करें। और मैं यहाँ पर जब शिक्षा की बात करता हूँ, आज हमारे बिहार से पूरे विश्व में, पूरे भारत में छात्रों का पलायन होता है। उसी बिहार से पलायन होता है जो बिहार नॉलेज कैपिटल था, विश्व का नॉलेज कैपिटल, यानी पूरे विश्व से ज्ञान लेने के लिए छात्र जो हैं वो बिहार आते थे। जब यूरोपीय देशों में अक्षर ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय था। और आज की क्या परिस्थिति हो गई है, आज के बिहार में मजबूरीवश छात्र को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर, और अच्छी शिक्षा अगर मिल भी रही है तो उसके मन में यह है कि शिक्षा तो यहाँ मिल जाएगी, क्या यहाँ रोजगार मिलेगा? तो रोजगार चाहिए। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को बेंगलोर भेजेंगे, बच्चों को पुणे भेजेंगे, वहां पढ़ेगा तो वहां रोजगार भी मिलेगा। ये बड़ा एक दुविधा का विषय, डाइकोटमी हो गया है। मतलब कि आप अपने नौजवान को, अपने युवा शक्ति को बाहर भेज दे रहे हैं। बिहार से मेधा शक्ति का, कौशल का और श्रम शक्ति का, तीनों का पलायन हो रहा है। ना बिहार की मेधा शक्ति बिहार में काम कर रही है, ना बिहार का कौशल बिहार के लिए काम कर रहा है। ये कहीं और जा रहा है, ये पलायन हो जा रहा है। और पलायन सिर्फ मेधा का, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का नहीं हो रहा है, पलायन पूरे के पूरे एक अर्थशास्त्र का हो जा रहा है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का पलायन हो जा रहा है। और इसका खामियाजा आप छोटा सा उदाहरण देखिए, बच्चा 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, माँ बाप उसको कोटा ले जाते हैं और कोटा में जा करके उसको वहां एडमिशन करवा देते हैं। वहां पर वो फीस पे करते हैं और वहीं पर शिक्षकों को सैलरी मिलती है और वहीं पे हॉस्टल होता है, वहीं पे लॉज होता है, फूडिंग होता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां का धोबी, मतलब वहां का कोटा का पूरा इकोनॉमी बन गया। और उस इकोनॉमी में आधे बच्चे कहाँ के हैं? हमारे बिहार के हैं। वहां पर लाखों करोड़ का एक इकोनॉमी बन गई, कोटा शहर में समृद्धि आ गई। और वो समृद्धि कौन दे रहा है? बिहार के नौजवान दे रहे हैं। 50% छात्र कोटा के बिहार से हैं। एक संस्थान में 75,000 से 1 लाख छात्र बिहार के हो गए हैं। तो ये परिस्थिति, हमारे बच्चे और शिक्षक भी हमारे, ऐसा बात नहीं है कि वहां शिक्षक सारे के सारे कोटा के हैं, बिहार के शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चा पढ़ने कहां जाएगा? कॉलेज में, वो भी बाहर जाएगा। और जॉब कहां करेगा? वो भी बाहर करेगा। खर्च कहां करेगा? वो भी बाहर करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो युवा शक्ति है, अगर इस बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन है, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी युवा शक्ति। और 12 करोड़ में से 8 करोड़ नौजवान हैं। इस नौजवान युवा शक्ति को अगर हम चैनलाइज नहीं करें, इसको अगर हम प्रशिक्षित नहीं करें, तो हमारा राज्य कभी भी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे को प्रकृति ने दिया है कि नौजवान राज्य है हमारा, देश में सबसे युवा राज्य है, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी आज बिहार में है। और ये हम कमाल कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक लाइबिलिटी ना बन जाए। अगर इस युवा को आप चैनलाइज नहीं करें, इसको आप वर्क ना दें, आज पूरे भारत में हम लोग अपने युवा शक्ति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 5% जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड है। बाकी 95% क्या बाहर जा रहा है? जो अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कितना कमाएगा और कितना घर वापस भेजेगा? तो हमको जरूरत है कि हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाएं। और पटना की ये स्थिति हो रही है, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत करेंगे कि धीरे धीरे पटना जो है वो ओल्ड एज होम की तरह बन जा रहा है। माँ बाप पटना में हैं, सारे बच्चे जो है, बेटा बेटी जो है वो बाहर पढ़ रहा है या बाहर जॉब कर रहा है। तो राज्य को आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति को हमको राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में कमाए, राज्य में खर्च करे, ये व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा? और इस सोच पर कार्यक्रम शुरू हो गया है, इस सोच पर काम शुरू हो गया है। राज्य में आईटी सेक्टर का विकास हो, राज्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बने, राज्य में आईटी पार्क बने। और मुझे यहां बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं ये सुविधा दी
कि बिहार के उद्योग उद्योग विभाग के बियाडा के जितनी भूमि है वहां पर आईटी पार्क बन सके, आईटी पार्क को भी भूमि मिल सके।